वेलकम फ्रेंड्स। आज के टॉपिक का नाम बताने का जरूरत नहीं लगता मुझे, क्योंकि ये तो जो फिगर्स है, ये जो फोटोज है, ये क्लियरली दिखा रहा है टॉपिक किसके बारे में। सही समझा आपने, हिटलर और मुसोलिनी। दैट मीन्स फैसिज्म। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंड तक वीडियो देख लेना। क्या क्या डिस्कस करेंगे इसमें हम, कि फैसिज्म है क्या, इसका इंट्रोडक्शन, ओरिजिन कहाँ हुआ, हिटलर मुसोलिनी इनका रोल क्या था, भाई ऐसे कौन से कारण थे जिसके वजह से फैसिज्म आया, उसका थीम क्या है, लीडरशिप एलिटिज्म के बारे में वो क्या कहता है, रेशनलिज्म के बारे में क्या कहता है, एंड अंत में मेंस का क्वेश्चन एज वेल एज कंक्लूजन। सो लेट अस स्टार्ट इट। ना फैसिज्म क्या ये आइडियोलॉजी है? आइडियोलॉजी का मतलब होता है सेट ऑफ आइडियाज, बट बहुत सारे लोग इसे नहीं मानते। बहुत सारे लोग कहते हैं ये आइडियोलॉजी से ज्यादा प्रोपोगंडा ही लगता है, ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म लगता है, ये पॉलिटिकल रिलीजन लगता है। मतलब क्या, जस्ट कोई अपॉर्चुनिटी छीनना इसलिए करना है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये फैसिस्ट वर्ड कहां से आया? फैसिस्ट, फैसिस्ट का मतलब होता है बंडल ऑफ रॉड्स। बंडल ऑफ रॉड्स विथ एन एक्स ब्लेड, जो मैजिस्ट्रेट उस वक्त यूज करते थे। इसे मुसोलिनी ने यूज किया टू डिस्क्राइब हिज आर्म स्क्वाड। और ऑब्वियसली इसमें वो क्या कहता है, स्ट्रगल, लीडरशिप, पावर, हीरोइज्म एंड वॉर, इसी को वो सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं। फैसिज्म का सबसे बड़ा ये क्या है, स्ट्रॉन्ग, इट इज स्ट्रॉन्ग एंटी कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग एंटी रैशनल, सोचने का नहीं, स्ट्रॉन्ग एंटी लिबरल, मतलब बोलने का भी नहीं, स्ट्रॉन्ग एंटी कंजर्वेटिव, एंटी कैपिटलिस्ट, एंटी बुर्जुआ। तो भाई ये किसके फेवर में है, वो भी देखते हैं। नाउ ओरिजिन कहा हुआ है, जैसे मैंने कहा ओरिजिन ऑब्वियसली कुछ लोग कहते हैं कि बिटवीन द टू वॉर्स, वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में। सो कैन आई सिंपली से इसका ओरिजिन 20th सेंचुरी में ही हम लोग मान सकते हैं। और फैसिस्ट ने वो सारी चीजें बदल दी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशंस ने कही थी, फ्रेटर्निटी वगैरह की जो बातें, और उसके जगह पे ये क्या लेके आए, बिलीव, मतलब आपको लीडर में बिलीव करना है, ओबे, ओबे करना है विदाउट एनी क्वेश्चन, एंड फाइट, ऑर्डर, ऑथोरिटी एंड जस्टिस। मुसोलिनी ने अपना पार्टी तो स्टार्ट कर दिया, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए 1922 में, इटली में ही। ना मुसोलिनी का थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। मुसोलिनी देखा जाए तो अपने ड्रेसिंग वगैरह स्टाइल में, प्राइवेट में तो बहुत अच्छे रहते थे। ही वॉज अ वेरी गुड ओरेटर, एंड सबसे बड़ी बात, प्लीज लिसन, ही वॉज अ वेरी गुड ओरेटर। बात करने में वो काफी अच्छे थे। रादर कभी भी स्पीच देना होता था तो वो अपना रिहर्सल करते थे, सो दैट जब वो लोगों के सामने जाए तो लोगों को लगे कि ये स्पॉन्टेनियसली बात कर रहा है। एंड ऑलवेज ही वाज टॉकिंग अबाउट इटली, कि इटली को कैसे फिर से ग्रेट बनाना है। मतलब फैसिस्ट का एक चीज तो क्लियरली दिखा रहा है कि ओरेटर। और बचपन से ये झगड़ा करने वाला ही बच्चा था, मतलब स्कूल में भी बच्चों को मारा था, बाद में भी बच्चों को मारा ही था इसने। नॉट ओनली दिस, बाद में स्विट्जरलैंड चला गया, वहां पे भी लेबर यूनियन में इश्यूज क्रिएट किए। तो हर जगह पे इश्यू तो क्रिएट करता ही था मुसोलिनी बचपन से ही। बट एक चीज उसमें थी, दैट ही वाज अ वेरी गुड ओरेटर, जैसे मैंने कहा। और उसने अपनी पार्टी भी एस्टैब्लिश कर दी बाय 1926। ये हो गया इटली के बारे में। देन आता है क्वेश्चन कि सर व्हाट अबाउट हिटलर, क्योंकि फैसिज्म मतलब हम हमेशा हिटलर ही सुनते हैं। हिटलर तो थोड़ा बाद में है। हिटलर 1933 में जर्मन के चांसलर अपॉइंट हो गए। हिटलर भी बचपन से कोई ज्यादा स्मार्ट वगैरह बच्चे नहीं थे, एक एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे कह सकते थे, लेजी थे, आर्ट्स में वगैरह ज्यादा एक्टिव थे। फोटो से ही दिखता है वो कितने एक्टिव होते होंगे। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सिर्फ फैसिज्म आया क्यों? फैसिस्ट एक ऐसा वर्ड है कि जिसके बारे में हमेशा नेगेटिव कहा जाता है। किसी ने आपको कहा कि आप फैसिस्ट हो तो आपको बुरा लगता है। मतलब क्या, डिक्टेटरशिप किस चीज का, क्यों आया? डेफिनेटली कारण थे, यस। अगर आप ठीक तरह से देखोगे कि 20th सेंचुरी का पीरियड, मतलब जस्ट नाउ बहुत सारी कंट्रीज में डेमोक्रेटिक सरकार आ चुकी थी। बट अगर डेमोक्रेटिक सरकार यशस्वी नहीं होती, सक्सेसफुल नहीं होती, तो लोगों का इसके ऊपर से कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। और लोग क्या सोचते हैं फिर, कि भाई कोई एक स्ट्रांग लीडर आ जाए, और इसमें अगर कोई डेमोगॉग, डेमोगॉग मतलब एक ऐसा लीडर जो लोगों के इमोशंस को अच्छी तरह से पहचानता है और अच्छी तरह से उसे यूटिलाइज कर सकता है। देन आया आपका ट्रीटी ऑफ वर्साई।
ट्रीटी ऑफ वर्साई की वजह से इटली और जर्मनी दोनों भी खुश नहीं थे। यू में से कि सर इटली तो विनिंग साइड पे था, लेकिन इटली का मानना था जो उन्हें प्रॉमिस दिया था वो फॉलो नहीं हुआ, और जर्मनी का कहना था कि सारा पेनल्टी किसके ऊपर आ गया, जर्मन के ऊपर। ये हो गए दो कारण। पॉलिटिकल क्राइसिस तो था ही, इतना ही नहीं, कैपिटलिज्म काफी हद तक बढ़ रहा था। सो बड़े बड़े शॉप्स आ रहे थे, बड़े बड़े इंडस्ट्री आ रही थी। सो डोंट यू थिंक इसके वजह से छोटे शॉपकीपर्स जो होंगे वो नाराज होंगे, मतलब ये भी कारण था। नॉट ओनली दिस, 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन भी हुआ था। इसका मतलब अगर रशिया में सोवियत सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हो सकता है तो अपने यहां पे भी हो सकता है। सो ऑब्वियसली ये डर कैपिटलिस्ट को भी लगा। प्लीज, कुछ देर पहले आप कहेंगे कि सर आपने ही कहा था कि ये एंटी कैपिटलिस्ट है। यस, फैसिस्ट किसी के नहीं होते, बट कैपिटलिस्ट ने फैसिस्ट को सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रशिया जैसा रिवॉल्यूशन अपने देश में हो। और यही कम था कि 1929 में इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गया, सारे दुनिया में जागतिक मंदी आ गई। अगर मंदी आती है तो डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो गए। Not only this thing, don't you think there's certain thing called as a human psychology also? हम लोग डरते हैं। आम आदमी जो होता है वो इनसिक्योर होता है मोस्टली। आप कह सकते हैं कि वो इतना ज्यादा धैर्यवान नहीं होता, उसमें इनसिक्योरिटी होती है, फियर होता है। सो डोंट यू थिंक जब आप में फियर होता है तो आप चाहते हैं कि भाई मुझे जो रिप्रेजेंट करने वाला लीडर हो, ही शुड बी ऑल पावरफुल। और अगर ऐसा कोई लीडर आपके सामने आता है या आपको बताता है कि आपकी सारी प्रॉब्लम हम हल कर सकते हैं, तो आप उसके ऊपर निश्चिंत होकर आप उसे वोट करते हैं। सो डोंट यू थिंक कहीं ना कहीं ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, फियर ऑफ फ्रीडम भी है, कि हम चाहते हैं हमारा नेता बहुत ही पावरफुल हो। प्लीज, मैं काफी सोच समझ के बोल रहा हूं। डोंट यू थिंक पावरफुल लीडर अगर गलत डिसीजन लेता है तो भी लोगों को कुछ नहीं लगता, लेकिन कोई वीक लीडर अच्छे डिसीजन लेता है तो लोगों को बुरा लगता है। ये भी रियलिटी है। एंड नॉट ओनली दिस, अगर आप ठीक तरह से समझोगे, अगर इतिहास पढ़ोगे, फैसिज्म को लोगों ने ओवरथ्रो नहीं किया है। प्लीज, उनको लोगों ने नहीं हटाया है। फैसिज्म वेर डिफीटेड। प्लीज, मोस्ट ऑफ द फैसिस्ट ये डेमोक्रेटिक वे से ही सत्ता में आ चुके हैं। तो ये सारे रीजन है, मतलब कोई एक रीजन नहीं है फैसिज्म के लिए। फैसिज्म के लिए ये सारे रीजन है जो मेंस में आपको काम आ सकते हैं। नेक्स्ट, इस थीम क्या है इनका? फैसिस्ट का थीम सिंपल था, स्ट्रेंथ थ्रू यूनिटी। मतलब क्या है? फैसिस्ट मैन, एक फैसिस्ट मैन एक ऐसा मैन की जिसका ड्यूटी है क्या? देश के लिए लड़ना है। जो सुप्रीम लीडर है उसको ओबेडियंस करना है, ओबे करना है, वो जो कहेगा उसे चुपचाप फॉलो करना है, कोई सवाल नहीं पूछना है। इसीलिए तो कुछ लोग कहते हैं भाई ये कुछ नहीं, हौच पौच एक आइडियाज ही है। इवन हिटलर क्या कहता था अपना इसको, तो वेल्टनचुनाग, मतलब क्या? वर्ल्ड व्यू। मीन्स व्हाट? हाउ पीपल अंडरस्टैंड एंड एंगेज वर्ल्ड, लोग किस तरह से समझते हैं। एंड दैट्स द रीजन फैसिज्म को इंस्टेड ऑफ सेइंग डायरेक्टली एज आइडियोलॉजी, what we can say, at the most a political movement, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म ये ज्यादा सूट लग रहा है, या पॉलिटिकल रिलीजन, इवन ये भी अच्छा है। सो फैसिज्म इंस्टेड ऑफ आइडियोलॉजी, मोस्टली लोग क्या सोचते हैं, एक पॉलिटिकल मूवमेंट ही है, या पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है, या पॉलिटिकल रिलीजन ही है, और कुछ नहीं। फैसिज्म का थीम में आगे चलता है, ये एंटी रैशनलिज्म है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, रैशनल क्या होता है? लिसन, एनलाइटमेंट के वजह से क्या हुआ? रीजन आ गया। रीजन का मतलब क्या है? हम सोचने लगे, हम चीजों को सवाल करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको मेरी कोई बात नहीं पसंद आई, आप इमीडिएटली बोलते हैं सर ये ऐसे नहीं हो सकता। सो डोंट यू थिंक रीजनिंग अच्छी बात है? यस, बट ये एग्जैक्टली उल्टा है कि रीजनिंग के उल्टा। क्यों? बिकॉज जो सुप्रीम लीडर है उसे सवाल नहीं पूछना है। जो सुप्रीम लीडर है वो ऑलवेज राइट होता है। और इसके लिए फिर इन्होंने बहुत सारे थिंकर्स को यूज किया। फॉर एग्जाम्पल नेटजी को, जिसने क्लियरली कहा था कि आजकल डिसीजन जो होते हैं इमोशंस के ऊपर होते हैं, ना कि विल के ऊपर। बर्गसन जो वाइटलिज्म की बात करता है, मतलब क्या? इंस्टिंक्ट पे ज्यादा भर होता है, रीजनिंग पे नहीं। मतलब क्या? इमोशंस, चार्ज इमोशंस पे निर्णय होता है, ना कि सोच समझ के।
तो ऑब्वियसली ऐसे लोग, ऐसे फैसिस्ट लोग, क्या लगता है आपको, क्या इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान वर्ग इनके फेवर में होंगे? कभी नहीं। तो फैसिस्ट इंटेलेक्चुअल से हमेशा अगेंस्ट है। मुसोलिनी का तो यहां तक कहना था कि एक्शन नॉट टॉक, बातचीत नहीं करना है, सीधा एक्शन करना है। इनएक्टिविटी इज डेथ। हाउस वगैरह जो होते हैं, लेजिस्लेचर वगैरह, वो जस्ट टॉकिंग शॉप है। रिच लोगों के लिए वो ठीक है, हमारे लिए नहीं। सो डोंट थिंक फैसिस्ट कहीं ना कहीं लोगों के सोल को, इमोशंस को और इंस्टिंक्ट को ही चार्ज कर रहे थे। मतलब इमोशनली अट्रैक्ट करना, उनके सोल के ऊपर अट्रैक्ट करना या इंस्टिंक्ट को, यही था उनका मेन कैरेक्टर। बट एक चीज फैसिस्ट में थी, क्या? उनका डिस्ट्रक्टिव कैरेक्टर। मतलब क्या? फैसिस्ट एक चीज बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि भाई हमें अपोज किसे करना है, हमें किसकी साइड लेनी है और किसे अपोज करना, ये फैसिस्ट बहुत अच्छी तरह से जानता है। ये हमेशा याद रखो। अब फैसिस्ट की कुछ डेफिनेशन देखते हैं। फैसिस्ट के फ्रीडम का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं कि फ्रीडम मतलब टू डू व्हाट एवर यू विश सर। नहीं, फ्रीडम का मतलब होता है फैसिज्म के अनुसार अनक्वेश्चनेबल सबमिशन। लीडर को अनक्वेश्चनेबल सबमिशन करो, पूछने का नहीं, कुछ भी सवाल नहीं पूछने का, बोला है ना वो फॉलो करो। डेमोक्रेसी क्या होती है? आप कहोगे कि सर ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब होता है एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप। जो सुप्रीम लीडर है वही सही है। और प्रोग्रेस का मतलब क्या है? हम कहते हैं विकास। नहीं, ऑलवेज स्ट्रगल एंड वॉर। स्ट्रगल और वॉर से ही हमेशा प्रोग्रेस होता है। सो डोंट यू थिंक फैसिस्ट, इन ब्रीफ में अगर मुझे ये क्लब करना है, इंटेलेक्चुअल्स के बारे में ज्यादा नहीं चाहते थे। हाँ, साइंस का अगर मुझे एडवांटेज होता है देन आई एम ओके विथ इट, बट साइंस की वजह से मुझे प्रॉब्लम होता है देन आई एम नॉट ओके। मुसोलिनी की तो बात मैंने कही कि एक्शंस करना है, बातचीत नहीं करना है। ये लोगों को कहाँ ये करते थे? सोल, लोगों का इंस्टिंक्ट, लोगों के इमोशंस वहां हिट करते थे। फैसिस्ट को एक बात बहुत अच्छी पता थी, क्या? कौन अपना है और कौन परा है, मतलब किसको अपोज करना है और किसको फेवर करना है। और फ्रीडम, डेमोक्रेसी और प्रोग्रेस की डेफिनेशन तो देखिए। अब थोड़ा आगे चलते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट थिंग, स्ट्रगल क्या है सर? ना डोंट थिंक 19th सेंचुरी में चार्ल्स डार्विन थे जिन्होंने अपनी एक नेचुरल सिलेक्शन की थियरी दी थी। यू मे से कि सर नेचुरल सिलेक्शन तो बायोलॉजी वगैरह की बात यहां पे क्यों कर रहे हैं? अरे भाई इसलिए क्योंकि सोशल डार्विनिज्म का इम्पैक्ट फैसिज्म पे भी बहुत दिखता है। डार्विन क्या करता है? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। नाउ लिसन केयरफुली, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो हिटलर भी क्या कहता है? विक्ट्री इज टू द स्ट्रॉन्ग एंड वीक मस्ट गो टू द वॉल। विक्ट्री इज टू द स्ट्रॉन्ग एंड वीक मस्ट गो टू द स्ट्रॉन्ग। मतलब जो स्ट्रॉन्ग है वही जीतेंगे और जो वीक है मरेंगे, उसमें कुछ नहीं। हमेशा स्ट्रगल और कंपटीशन होगा ही। इसके लिए यहां तक उन्होंने सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी किया था कि अच्छे जनरेशंस कैसे पैदा करें। अब ये होता भी है, आप ही सोचो। नॉट ओनली दिस, वीक मस्ट गो टू द वॉल। यहां तक क्रुएल्टी थी कि जो लोग फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप थे, इनको इनिशियली स्टरलाइज किया गया और धीरे धीरे सिस्टमेटिकली उनका खून कर दिया, विच इज नोन एज यूजेनेसिस। आई होप क्लियर हुआ। मतलब क्रुएल्टी की कौन सी हद, ये तो शुरुआत है, आगे आगे और देखिए। मतलब जो वीक लोग है, जो हैंडीकैप है, जो मेंटली हैंडीकैप है, फिजिकली, उन्हें जीने का कोई हक नहीं। अब बोझ हो देश के लिए, उससे बेटर क्या है? चले जाओ भाई। और स्ट्रगल तो कंटिन्यू करना है। इसलिए हिटलर ने तो ऑस्ट्रिया के ऊपर भी आक्रमण किया, जेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, यहां तक जो सोवियत के साथ ट्रीटी की थी उसे भी नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी अटैक कर दिया। और जब डिफीट हुआ 1945 में, तब भी हिटलर ये मानने को तैयार नहीं था कि हम गलत है। हिटलर का कहना था जर्मन नेशन हैड फेल्ड हिम, जर्मन नेशन ने उसे फेल किया है। दिन यू मे से कि सर सब कुछ हिटलर ही कह रहा है। नहीं भाई, मुसोलिनी कहां पीछे थे? ये भी क्लियरली कह रहे थे, क्या? वॉर इज टू मेन व्हाट मैटर्निटी इज टू वुमेन। मतलब मेन का मेन फीचर ही क्या है? झगड़ा करो, वॉर करो, इक्वल टू मैटर्निटी टू वुमेन।
ये है हमारा मुसोलिनी का कहना। तो चाहे हिटलर हो या फिर मुसोलिनी, अंतर नहीं दिख रहा है यहां पे। नेक्स्ट, दोनों लीडरशिप और एलिटिज्म में बिलीव करते हैं। मतलब क्या? लिसन केयरफुली। ये डीपली एलिटिस्ट है और पैट्रियार्कल है। यू में से थोड़ा एक्सप्लेन करो। यस, एलिटिज्म का मतलब है, फैसिज्म के लोगों का मानना था कि भाई नेचुरली लोगों में अंतर होता है, नैसर्गिक है। कोई लोग वीक होते हैं, कोई स्ट्रांग होते हैं, कोई मीडियोकर होता है, मतलब एवरेज आईक्यू के होते हैं। सो डोंट यू थिंक जो स्ट्रांग है दे शुड बिकम लीडर? उसके नीचे कोई, उसके नीचे कोई, यही होना चाहिए। दैट इज नेचुरल एंड दैट इज डिजायरेबल, नथिंग रॉन्ग इन इट। दिस इज व्हाट फैसिज्म थिंग। एंड दैट्स द रीजन उन्होंने लोगों को, सोसाइटी को भी तीन इसमें डिवाइड किया था। फर्स्ट कौन? सुप्रीम लीडर, जो सर्वोच्च पद पे रहेगा, सर्वोच्च पद पे जो सबसे अच्छा रहेगा। सो दूसरे लोग कौन होंगे? भाई वॉरियर क्लास, जो हीरोइज्म, मतलब मरने के लिए भी तैयार है, ड्यूटी के लिए, अपने देश के लिए, अपने लीडर के लिए जान देने के लिए तैयार है। और थर्ड ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, कुछ काम के नहीं है। वो कौन हो गए फिर? मासेस। तो सोसाइटी को भी हमने क्या कर दिया? तीन इसमें डिवाइड कर दिया। डोंट यू थिंक हर जगह पे इन्होंने अपनी ही मनमर्जी चलाई, और इसके लिए जितने भी पहले थिंकर थे, उनकी जितनी भी अच्छे थॉट्स थे, उनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देता हूं। रूसो ने कहा कि जनरल विल होनी चाहिए। मतलब क्या? सोसाइटी सुपेरियर होनी चाहिए इंडिविजुअल के ऊपर, मतलब सबका हित सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो हम इसको क्या कहते हैं कि भाई स्टेट ही सुपेरियर होना चाहिए, लीडर ही सुपेरियर होना चाहिए। मतलब इसको भी यूज किया। निड्जी कहता है, सुपरमैन का कंसेप्ट देता है। सुपरमैन मतलब कौन? जो इंडिविजुअल जो राइज करता है अबाउ हर्ड इंस्टिंक्ट। फैसिस्ट ने इसको ही टर्न कर दिया। सुपरमैन मतलब कौन? एक ऐसा लीडर जिसको क्वेश्चन नहीं करने का, अनक्वेश्चनेबल लीडरशिप। मतलब सुप्रीम कौन हो गया फैसिस्ट के लिए? लीडर। एंड दैट्स रीजन, अगर आप ठीक तरह से देखोगे, चाहे वो मुसोलिनी हो या हिटलर हो, दोनों ने भी खुद को सुप्रीम लीडर दिखाने के लिए अलग अलग टाइटल्स लिए। मुसोलिनी यूज्ड टू कॉल हिमसेल्फ एज अ सेकंड यूज, whereas हिटलर दर फरर। सो डोंट यू थिंक नॉर्मली मैक्स वेबर जो थिंकर है, वो लीगल रैशनल अथॉरिटी की बात करता है। मतलब किसकी? रूल्स रेगुलेशन। क्या आपको किसी एंगल से लगता है फैसिस्ट रूल्स रेगुलेशन, मेरिट, इसकी बात कर रहे हैं? या फिर अपना करिश्मेटिक लीडरशिप, ओरेटरशिप के आधार पे सब पे सत्ता चला रहे हैं? इतना ही नहीं, इन्होंने ऐसे ऐसे स्लोगन निकाले कि जिसके वजह से वो और पॉपुलर हो गए। फॉर एग्जाम्पल, जर्मनी में ये स्लोगन पॉपुलर हो गया, एडोल्फ हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। मतलब हिटलर मतलब जर्मनी एंड जर्मनी मतलब हिटलर। एंड नॉट ओनली दिस, तो मुसोलिनी कैसे पीछे रहेगा? मुसोलिनी इज ऑलवेज राइट, मुसोलिनी कभी गलत नहीं हो सकता। देन यू मे से कि सर ऐसा तो ट्रेडिशनल डिक्टेटर्स भी तो कहते हैं। नहीं, लेकिन इनमें और इनमें अंतर था। ट्रेडिशनल डिक्टेटर्स जो थे ना, वो नॉर्मली मासेस को पॉलिटिक्स में नहीं इंक्लूड करते थे, बट फैसिस्ट इतने एक्टिव थे कि वो सभी को यूटिलाइज करते थे अपना पर्पस फुलफिल करने के लिए। एंड दैट्स रीजन आई सेड इट्स अ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म ज्यादा दिखता है। नेक्स्ट, क्या ये सोशलिस्ट है? नहीं, मैंने पहले कहा ये एंटी सोशलिस्ट है, एंटी कैपिटलिस्ट, एंटी बुर्जुआ, एंटी रीजनिंग। बट पोर्ट्रे कर सकते थे क्या? भाई हम सोशलिज्म के क्लोज है। यहां तक मुसोलिनी तो अवंती पेपर के एडिटर भी थे, और नाजी का तो नेशनल सोशलिज्म पार्टी था। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आप ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं यहां पे? अरे भाई नीचे लिखा है ना रीजन क्यों थे। बिकॉज वो चाहते थे सपोर्ट किसका? अर्बन वर्कर का। मतलब वर्कर का सपोर्ट चाहते थे, और कोई कारण नहीं था। बस आप लोग सभी हमें सपोर्ट करो। जो शॉप कीपर थे छोटे छोटे, जो मॉल कल्चर या बड़े शॉप्स की वजह से डर रहे थे, फार्मर्स, अगर उनका सपोर्ट लेना है तो भाई उनके साइड में कुछ बोलना भी तो पड़ेगा। ये रीजन था, और कोई रीजन नहीं है। हाँ, कुछ चीजें आप सिमिलर बोल सकते हैं। क्या? ये भी कलेक्टिविज्म की बात करता है, ये भी कॉमन गुड की बात करता है।
बिफोर प्राइवेट गुड, मतलब सबका विकास पहले होना चाहिए व्यक्ति के पहले। यह है सोशलिस्ट और फैसिस्ट। तो कैपिटलिस्ट, डोंट यू थिंक कैपिटलिस्ट क्या करता है? जो अपने देश को यूज करता है, किसके लिए? खुद के पर्पस के लिए। तो फैसिज्म अच्छा है? नहीं, ये तो देश को ही, नेशन यूजेस कैपिटल फॉर इट्स ओन पर्पस, ये तो और बुरा हो गया, खुद के पर्पस के लिए सब कुछ करता है। मतलब क्या? ये एंटी कम्युनिस्ट भी था और एंटी कैपिटलिस्ट भी था। बट अगर दोनों में बात करनी है कि वो एंटी कम्युनिस्ट ज्यादा था या एंटी कैपिटलिस्ट, तो ज्यादा एंटी कम्युनिस्ट था। तो यू में से कि सर ऐसा क्यों? बिकॉज फैसिस्ट क्या चाहते थे? अनक्वेश्चनेबल ओबीडियंस, ड्यूटी, आप सवाल नहीं पूछना है। सो डोंट यू थिंक सोशल क्लास शुड बी सुपेरियर और रेस एंड नेशन शुड बी सुपेरियर? देश सुपेरियर है, क्लास नहीं। मतलब सोशल क्लास के आधार पर हमें डिवीजन नहीं चाहिए, देश या फिर रेस, इसके आधार पे। नेक्स्ट, अल्ट्रा नेशनलिस्ट है क्या ये? यस, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म। यहां तक कि ये खुद को, जर्मन पीपल के बिलीफ था कि ये मास्टर रेस है। बिलीफ मैंने कहा, मतलब सच्चाई है या नहीं वो अलग बात है। आर्यनिज्म, इंटीग्रल नेशनलिज्म में बिलीव करते थे। इंटेंस मतलब क्या? इंडिविजुअल को देश के अंदर संभालो, मतलब इंडिविजुअल का, कोई व्यक्ति का कोई आइडेंटिटी नहीं होगा, वो किसके अंडर चला जाएगा? देश के अंडर चला जाएगा। इंडिविजुअल आइडेंटिटी इज एब्जॉर्ब विद इन नेशनल आइडेंटिटी, मतलब देश सबसे सर्वोच्च है। हाइलाइट्स क्या होते थे इनके? हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे कि भाई सब कुछ गलत चल रहा है, नैतिक दृष्टिया हर जगह पे गलत जा रहा है, संस्कृति खराब हो रही है, और इस सब से हम बाहर निकलेंगे, राइजिंग फिनिक्स लाइक फ्रॉम एशेस, ये करना है हमें। एंड फैसिस्ट की एक बात हमेशा याद रखो, दे ऑलवेज पॉपुलराइज द मिथ। मिथ मैंने कहा है अबाउट व्हाट? अबाउट ग्लोरियस पास्ट। एग्जांपल, इटली, इंपेरियल रोम की बात करेंगे कि भाई हम पहले जैसे होंगे, जर्मनी थर्ड रिच के जैसे होंगे। मतलब क्या? लोगों को हमेशा बताने का कि जो आजू बाजू में चल रहा है वो गलत चल रहा है, हमारा पास्ट बहुत ही अच्छा था और हमें फिर से वो सब कुछ अचीव करना है। मैंने दोनों के एग्जांपल दिए, इटली एज वेल एज जर्मन। तो इकोनॉमी के बारे में इनका क्या कहना था? इकोनॉमिकली इनका कहना था कि सेल्फ सफिशिएंट स्टेट, जिसे ऑटर्की कहा जाता है। ऑटर्की का मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंट, मतलब बाहर की दुनिया से कांटेक्ट मत रखो, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो देश के अंदर ही सारी जरूरतें पूरी करो। तो कैसे करोगे? ऑब्वियसली थ्रू एक्सपांशन, थ्रू लैंड एंड ऑब्वियसली अदर एक्टिविटीज। नेक्स्ट, स्टेट के बारे में इनका क्या कहना था? अब यहां पे दो चीजें दिखती है हमें। क्या? इटली जो था वो स्टेट को पावरफुल मानता था, मतलब स्टेट इज मोस्ट पावरफुल। वेर एज जर्मन, हिटलर रेस को ज्यादा वैल्यू देता था। बट दोनों भी टोटलिटेरियन थे। यस्ट, कैसे? एक्सट्रीम कलेक्टिविज्म, मतलब इंडिविजुअल का कोई वैल्यू नहीं है यहां पे। लीडर प्रिंसिपल, मतलब लीडर इज ऑलवेज राइट, मुसोलिनी इज ऑलवेज राइट, मुसोलिनी कैन नेवर गो रॉन्ग। एंड मोनिस्टिक बिलीफ, मोनिस्टिक मतलब क्या? मोनिस्टिक मतलब सिंगल, एक ही बिलीफ, प्लुरलिज्म नहीं, जो हम सोच रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। मुसोलिनी तो यहां तक कहता है कि एवरीथिंग फॉर स्टेट, सब कुछ स्टेट के लिए, नथिंग अगेंस्ट स्टेट एंड नथिंग आउटसाइड स्टेट, मतलब जो भी करना है वो स्टेट के लिए करना है, नथिंग अगेंस्ट स्टेट, स्टेट के अगेंस्ट कुछ नहीं और स्टेट के बाहर भी कुछ नहीं। आई होप क्लियर हुआ है, मतलब एवरीथिंग फॉर, देश के लिए सब कुछ, देश के खिलाफ कुछ नहीं और देश के बाहर कुछ नहीं। अब यहां पे भी यूज किसे किया? तो हेगल को, बिकॉज हेगल यूज्ड टू से कि स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। बट भाई हेगल ने कुछ अच्छे चीज के लिए कहा होगा, आपने एग्जैक्टली उसे उल्टा किया। नाजी ने क्या किया? स्टेट को एक मींस कर लिया टू अचीव देयर एंड। कैसे? नाजीज का बेस्ट तरीका दिखाता हूं, वो हर चीज सप्रेस करता है, मोनिस्टिक बिलीफ है, लीडर प्रिंसिपल है। तो पहली चीज क्या करेंगे कि भाई सवाल नहीं पूछना है। तो सवाल पूछने वाले लोग कौन होते हैं? मीडिया। भाई मीडिया को बंद कर दो, जो अपने खिलाफ बोलेगा बंद होना चाहिए। अपोजिशन, अपोजिशन चुप कर दो, हमेशा के लिए चाहे।
आर्ट एंड कल्चर मतलब मूवीज वगैरह, बुक्स वगैरह यहाँ पे बैन कर दो जो अपने खिलाफ जा रहे हैं। यहां तक कि एजुकेशन में भी उन्होंने इंटरफियर करना शुरू किया था कि एजुकेशन भी वही होना चाहिए जो हमारे प्रिंसिपल पे चले, ना कि अपने। मतलब नाजिस का तो देखा जाए बहुत ही एक्सट्रीम तरीका था। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मीडिया को सप्रेस किया था, ऑपोजिशन को सप्रेस किया था, एजुकेशन, आर्ट, कल्चर, मूवीज, एवरीथिंग वाज सप्रेस। और यही तरीका होता है फैसिस्ट लोगों का। कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली मैं कह रहा हूं, इटली में मोनार्की सरवाइव था। मतलब कंपैरेटिवली वो बेटर थे थोड़ा सा। नेक्स्ट, ये कॉर्पोरेटिज्म क्या होता है? ये फैसिस्ट का कंट्रोल होता है टू कंट्रोल मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नाउ नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन। मतलब क्या? डोंट थिंक मोस्ट ऑफ द फैसिस्ट क्या कहते हैं, हमारा पास्ट, ग्लोरियस पास्ट, तो बैकवर्ड लुकिंग है। लेकिन इटली थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग इसमें था। देन कम्स द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेशलिज्म। रेस होता क्या है? रेस मतलब एक बायोलॉजिकल और जेनेटिक डिफरेंस। फिर से रिपीट करता हूं, बायोलॉजिकल और जेनेटिक डिफरेंस। सिंबल क्या है? आपका स्किन का टोन, हेयर कलर, ब्लड, आपका फिजिकल फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल ये कहते थे आर्यन मतलब टॉल, वाइट, टॉल, वाइट, ब्रॉड शोल्डर्स, ब्लू आइट। नाउ मेरा एक ही सवाल है, ये जो पीछे खड़े हैं हिटलर, इनमें से कौन से इसमें ये फिट बैठते हैं? आई रिपीट वंस अगेन कि टॉल, ब्रॉड शोल्डर, ब्लू आइट, वाइट, कौन से एंगल से हिटलर इसमें फिट बैठ रहा है? लेकिन फिर भी इन्होंने फिलॉसफी पॉपुलराइज कर दी। इसलिए कहा जाता है कि भाई जर्मन देश में लोग कैसे फैसिज्म एक्सेप्ट किया, लोगों ने कैसे हिटलर को एक्सेप्ट किया, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। एंड फिर क्या करना है हमें? रेसिज्म करना है। एक चीज फैसिस्ट की होती है कि भाई हम हैं तो दूसरी साइड है। मतलब क्या? अस वर्सेस देम। किससे अपोज करना, ये फैसिस्ट को अच्छा पता होता है। तो अपोज किसको किया हिटलर ने? ज्यूज को। क्यों? बिकॉज ज्यूज ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेथ ऑफ द क्राइस्ट। एंटीसेमिटिज्म स्टार्ट कर दिया, हैट्रेड टुवर्ड्स ज्यूज। मतलब ट्रीटी ऑफ वर्साई में जर्मन का नुकसान हुआ किसकी वजह से? ज्यूज। इकोनॉमिक नुकसान, ज्यूज। अनएम्प्लॉयमेंट, ज्यूज। देश का जो भी खराब हालत है, एवरीथिंग ज्यूज। मतलब हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? ज्यूज। और इसके ऊपर इन्फ्लुएंस किसका? तो गोबिनाव जो थिंकर थे। और यहां तक ये रुके नहीं, इनका कहना था कि तीन, इसमें हिटलर ने तो अपना ये डिवाइड किया था लोगों को। एक, पहला जो सबसे ऊपर का रेस होता है वो है आर्यंस। हिटलर का मानना था जो मास्टर रेस है। जो कौन सा रेस होता है? मास्टर रेस होता है। नेक्स्ट, सेकंड होता है उसके नीचे का, जिसमें क्रिएटिविटी तो नहीं होता बट आइडियाज यूटिलाइज कर सकता है। उसे क्या कहा उसने? बियरर्स ऑफ कल्चर। और थर्ड कौन? हिटलर के अनुसार थर्ड है ज्यूज, जो डिस्ट्रॉयर ऑफ कल्चर है। जो डिस्ट्रॉयर ऑफ कल्चर है। आर्यंस की बात करते हैं, यह है हिटलर। आर्यन के कौन से इसमें ये फिट बैठ रहे, ये आप ही शांति से डिसाइड करो। और इसीलिए हमेशा ये मैंने कहा कि सवाल पूछा जाता है कि जर्मन लोगों ने ये कैसे होने दिया। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखेंगे 1940s में 60 लाख लोगों का जिनोसाइड किया गया, कत्ल किया गया। 60 लाख, 60 लाख। नेक्स्ट, फैसिस्ट और नाजी दोनों सेम ही है सर। लिसन केयरफुली। फैसिज्म जो है वो कहां पे हम लोग बात करते हैं? एक जनरल फॉर्म में। मोस्ट प्रोबेबली एग्जांपल इटली का अच्छा दे सकते हैं। नाजी जो है, इनमें थोड़ा फर्क है। फैसिस्ट किस में बिलीव करते हैं? स्टेट में। मतलब सर्वोच्च कौन है? स्टेट। और नाजी हिटलर की स्टेट को क्या करते हैं भाई? एक वेसल करके यूज करते हैं। फैसिस्ट मुसोलिनी नेशनलिज्म पे ज्यादा भर देता है, तो हिटलर रेशियलिज्म पे। देन यू मे से कि सर मुसोलिनी ने भी तो रेशियल के लॉस पास किए थे। बट मुसोलिनी एक्चुअल में इंटरेस्टेड नहीं था। जस्ट टू प्लेकेट हिटलर, हिटलर को खुश करने के लिए, जर्मन को खुश करने के लिए उन्होंने वो किया था। बाकी उसमें वो ज्यादा वैल्यू नहीं देते थे।
फैसिस्ट कॉलोनियल एक्सपांशन, इंपेरियल रोम रहना है। और नाजी क्या कह रहा है? दुनिया डोमिनेट करना है। ये कॉर्पोरेटिज्म की बात करता है, तो ये किसकी बात करता है? वॉर इकोनॉमी की। सो डज दैट मीन दोनों बहुत ही डिफरेंस है? नहीं। आप ये कह सकते हैं कि एक साइड में अगर नाजी है और दूसरे साइड में इटली के फैसिस्ट है, तो बीच में आपको कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे जनरल फैसिज्म के। मतलब जो जनरल फैसिज्म है उसके फीचर्स आपको मिल सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ है। देन कम्स द नेक्स्ट थिंग कि सर फैसिस्ट, आपने ही कहा कि फैसिस्ट को लोगों ने नहीं गिराया, उन्हें हराया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा याद रखो। सर अब तो खत्म हुआ है ना, तो आज की तारीख में क्या चर्चा करनी है? क्या ग्लोबल एज में है? वर्ड लिखा है मैंने, डेमोक्रेटिक फैसिज्म। मतलब क्या? चेहरे बदल गए। एक्सेप्टेंस ऑफ प्लुरलिज्म, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एक्सेप्ट करने का, अपोजिशन एक्सेप्ट करने का, बट डेमोक्रेसी का ही यूज करने का, डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए। अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको दिख सकते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट जो आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं। क्या आपको लगता है फैसिज्म सब सचमुच में खत्म हो चुका है, या आज की तारीख में भी वो दुनिया में दिखता है कुछ अलग अलग फॉर्म्स में? आंसर ट्राई करना, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए काफी रिलेवेंट है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।